पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर रूस के 5 एयरबेस पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 41 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में 2 जून को एक बैठक प्रस्तावित थी। यूक्रेन ने रूस के 41 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने का दावा किया है, जिसमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक भी शामिल है। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने कहा है कि उसकी सुरक्षा सेवा ने इस हमले की तैयारी 1.5 साल से की थी। यूक्रेन के इस हमले को लेकर अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़के हुए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पलटवार करते हुए रूस ने भी यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के इस हमले के बाद दुनिया एक बार फिर से विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ निकली है। अब आगे जो खबर आ रही है वह और भी ज्यादा डराने वाली है। 1 जून को हुए हमले की सफलता ने यूक्रेन का हौसला बढ़ा दिया है, इसलिए युद्ध के भयंकर होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के निशाने पर अब रूस की वीर नौसैनिक अड्डे हो सकते हैं, जहां से परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेट होती हैं। समझा जा रहा है कि अब यदि यूक्रेन ऐसा कोई कदम उठाता है तो इन हमले के बाद दुनिया को डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया को इस बात का डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पिछले साल ही पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया गया हो जिसके पास परमाणु हथियार तो हैं और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो। यूक्रेन के हमलों को लेकर अमेरिका की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी से सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में भीषण लड़ाई की आशंका जता दी है। अमेरिका के इन 2 सीनेटरों ने 1 जून को इस आशय के संकेत मिलने के तुरंत बाद 2 जून को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी आने वाले दिनों में यूक्रेन में भीषण हमलों की आशंका पर सहमति जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेटर ग्राहम लिंडसे ने कहा है कि उन्हें जो सूचना मिली है उससे लग रहा है कि पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ 2 जून को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई, जो केवल 1 घंटे में खत्म हो गई। दोनों देश गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष 6-6 हजार मारे गए सैनिकों के शव भी वापस लौटाने पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से रक्षा मंत्री ओरेस्टम उमेरोव और रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन के करीबी व्लादिमीर मेडिंस्की ने इस बातचीत में भाग लिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा कि हम सभी युद्धबंदियों की रिहाई और सभी दिव्यांग बच्चों और कैदियों की वापसी चाहते हैं। वहीं रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि समझौते के तहत गंभीर रूप से घायल 18 से 25 साल के युवा सैनिकों की भी अदला बदली की जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शांति वार्ता में शांति बहाली या सीज फायर पर किसी तरह की सहमति निकलने की कोई बात सामने नहीं आई है। यूक्रेन के हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या मानते हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं, रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं।
और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इरकुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहा हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। यूक्रेन ने अगर इतना अंदर, रशिया के इतने अंदर ये अटैक किया है, तो ये बगैर लोकल सपोर्ट अंदर उसको हासिल हुए नहीं हो सकता। और हम इसी लोकल सपोर्ट को .5 बिल्कुल सही बात करते हैं। आधा फ्रंट वॉर हिंदुस्तान। जी, यस बिल्कुल सही है। मैं एक और बात कह रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा सबको कि क्रेमलिन पे भी अटैक हुआ था, एक ड्रोन ने आके क्रेमलिन पे हमला करा था। बेसिकली क्या है, ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, और अब मैं आपको बताता हूं कैसे मार्केटिंग कर रहा है। दोस्तों, जब से ट्रंप आया है तब से दिनेश भाई क्या हुआ है कि ट्रंप ने बोला तुम्हारी फंडिंग बंद कर दूंगा। रिसेंटली जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला कि जितने भी नेटो की मेंबर कंट्रीज हैं, सब के सब अपना जो बजट है वो 5% ऑफ जीडीपी करो। आपको भी पता ही है 5% जीडीपी का हर एक नेटो देश अपना बजट बढ़ेगा। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान कर दिया करीब 5 दिन पहले। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की की फंडिंग हो गई है बंद। ज़ेलेंस्की को पावर में बना रहना है, वॉर टाइम जनरल अपने आप को देखता है। ज़ेलेंस्की दुनिया भर को और खास तौर से नेटो कंट्रीज को यह बोल रहा है कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं 4000 किलोमीटर दूर जाके वार कर सकता हूं, चाहे मेरे ड्रोन्स ने वो फासला तय कराओ ना कराओ, इममटेरियल। मैंने उड़ा दिया ना, मैंने 40 हवाई जहाज उड़ा दिए, तुम उड़ा पाए? तुम नहीं उड़ा पाए, मैं हूं जो करके दिखा सकता हूं, लाओ पैसा। यही चक्कर चल रहा है इसका, ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। और आपको यह भी पता है कि तुर्की के अंदर इनका पीस टॉक्स होने वाले थे, और अवेयर पीस टॉक्स आज नहीं मंडे। अब क्या नहीं, अब एक बात बताइए, उस पीस टॉक्स का क्या होगा? उन पीस टॉक्स का क्या होगा? यहां पे तो एक दूसरे को मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, कौन सी पीस टॉक्स? तो ये ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर करा इस समय पे, जब रशिया तैयार हो गया था कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं। अब इसका नाम जो इन्होंने रखा है, नाम रखा है इसका स्पाइडर वेब। ट्रकों से भेज दिए ड्रोन, करीब गए, वहां से उड़ाया गया उसको, और इसको कहते हैं कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पार्टी विजुअल्स, फर्स्ट पर्सन विजुअल वाली ये ड्रोन है। ये समझाइएगा सर क्या होता है? हाँ, इन्होंने वीडियो भी लॉन्च इसका दिया है। मतलब वो आदमी जो चला रहा होता है, जिसको बम मारना है, उसको खुद वो व्यू मिल रहा होता है, यही है ना? फर्स्ट पर्सन। ये सैटेलाइट कंट्रोल्ड है, सैटेलाइट कंट्रोल। इन्होंने क्या किया, जो मतलब वो रिमोट से नहीं और सैटेलाइट से कंट्रोल है। कहां से कंट्रोल आ रहा है? क्योंकि वहां तक तो उनकी कोई सिग्नल जा नहीं रही है। तो उन्होंने सैटेलाइट से कंट्रोल किया, उसका ऊपर से छत हटाई, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन्स रखे थे, उसमें 1-1 किलो के ग्रेनेड टाइप, इस टाइप के बॉम्ब्स थे। उन्होंने जाके विंग्स को हिट किया, इंसिडेंटली थे, उसमें से आग लगी। सर मेजर गौरव आर्या, अब इसको भारत के संदर्भ में हम समझना चाहते हैं। 2 चीजें, एक तो ड्रोन का इस तरह का खतरनाक का इस्तेमाल। पड़घा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां एक जिसको 10 साल की सजा भी पहले हो चुकी है, उसने अपने आप को सुधारा नहीं, वो इसी तरह के कामों में लगा। एनआईए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो दबिश दे रही। उस व्यक्ति ने 12 से ज्यादा जगहों पर मुंबई में अटैक करने की योजना बनाई थी इसी तरह के ड्रोन्स के जरिए। उसको वक्त रहते हमारी एजेंसीज ने नाकाम कर दिया। हमारी एजेंसीज की इसमें वाह होनी चाहिए। दूसरे, ये तब भी कोशिश की गई जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। 9 तारीख की रात में, 10 तारीख, यहां तक कि 11 तारीख को भी उधर से आने वाले ड्रोन्स को वक्त रहते निष्क्रिय करने का भारत ने जो काम किया, क्या यह दिखाता है हम ज्यादा तैयार हैं? देखिए, हम तैयार हैं, पर हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
वी आर लार्जली रिएक्टिव। जब कोई ड्रोन के बारे में करता है तब यहां पे स्टडी होती है, तब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जितने भी ड्रोन हैं, आपको छोटा सा एक्सपर्ट चाहिए जिसको एक्सप्लोजिव के बारे में पता हो, विच इज नॉट वेरी रेयर, आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप ड्रोन ऑर्डर करिए, आपके घर में ड्रोन आ जाएंगे 7-8 दिन में। उन्हीं को आपने वेपनाइज करना है। इसमें है कौन सी बड़ी बात? अगर आपने किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आती है, यानी कि एक नॉर्मल बोतल, कांच की बोतल, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाला, आपने थोड़ा सा उसके अंदर मोबिल ऑयल टाइप का डाला और उसके ऊपर आपने विक लगाया, आपने आग लगा दी उसके अंदर, ठीक है, और आग लगाई और आपने ड्रोन के थ्रू धीरे से भेजा और वो आपने सस्ता, मतलब कि आपके 100-200 रुपए में बन जाएगा ये ड्रोन की कॉस्ट के अलावा। ड्रोन की कॉस्ट कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। भाई साहब, करोड़ों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप एक एयरक्राफ्ट, ऐसे आपने आग लगा दी एयरक्राफ्ट में। यही तो ज़ेलेंस्की कर रहा है। वो ड्रोन कोई स्पेशल ड्रोन नहीं है, वो मॉडिफाइड ड्रोन है भाई साहब।